और फिर नॉर्मेलिटी एजम्पशन भी है। अब नॉर्मेलिटी एजम्पशन में भी आजकल ये वाला अवेलेबल नहीं है, नॉर्मेलिटी है, ये भी एक ज़रूरी है और फिलहाल अभी इसमें ज़्यादा तंग नहीं करते। अच्छा, अपने डेटा के लिए इज बेटर टू चेक यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी। यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी तो आमतौर पे वो कर्टोसिस के कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाती है कि कर्टोसिस की वैल्यू जो है वो -2 से लेकर +2 या बीच में जो है वो आमतौर पे जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी होता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का या कभी होता है, लेकिन बहरहाल -2 से +2 के दरमियान वैल्यूज जो है वो कर्टोसिस की वैल्यू से कैलकुलेट, ये वाला ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं इसको अगर क्लिक करूं और लेट्स सी इफ टेक्स मी टू द न्यू वेबसाइट, और वहां पे जाके आप इसे अपने डेटा को, अपने लिखा हुआ है कि प्रिपेयर एंड यूज CSV फाइल या XLS फाइल कॉपी स्टैंडर्डाइज स्कोर, वहां पे ले जाके आप वेबसाइट पे आप उसे कर सकते हैं अगर यूनिवेरिएट और नॉर्मेलिटी को आपने चेक करना हो। ये वेब पेपर सॉफ्टवेयर है, बट प्रॉब्लम देयर इज वन प्रॉब्लम है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी की जो वेबसाइट है वो अब आजकल अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आप अपना डेटा को इस पर रन कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। सिर्फ हाईलाइट मैंने किया है यहाँ पे, और अगेन सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए चाहिए, यहाँ पे इस तरह किया जा सकता है। और स्मार्ट PLS के अंदर अगर आप PLS एल्गोरिदम फाइनल रिजल्ट्स और लेटेंट वेरिएबल्स में आप जाएंगे तो ये क्या होगा, आपका स्टैंडर्डाइज स्कोर को आप फिर जो है वो कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से देख भी लेते हैं। फाइनल रिजल्ट्स और लेटेंट वेरिएबल्स, मैं यहाँ आ रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट और फिर यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल, तो मैंने यहाँ लेटेंट वेरिएबल किया और ये एक्चुअली सारे के सारे जो है ये स्टैंडर्डाइज स्कोर के साथ रिजल्ट है। ठीक है, और फिर मैं इस स्टैंडर्डाइज स्कोर को मैं जो है वो फिर मैं कॉपी कर सकता हूँ और जितना मेरा डेटा है उतना ही आएगा इसको स्कोर। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके फिर मैं वहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर, नॉट मल्टीवेरिएट सॉरी, यूनिवेरिएट। लेकिन यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी को चेक करने का SPSS में और भी तरीके हैं, वीडियोज भी हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर भी, शायद आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा जो मैंने आपसे शेयर की है वेबसाइट। तो BRM का वाली वेबसाइट है, दूसरी सॉरी जो लर्न रिसर्च वाली है, लर्न टू रिसर्च, तो वो उस वाली वेबसाइट के ऊपर भी आपको वहाँ पे वीडियोस और वहाँ मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। मगर अगेन ये फिर एक बहुत बड़ी एक अलग दुनिया है, वो हम उधर कूदेंगे तो लास्ट टाइम भी पूरा सेशन हो गया था, मैं तब आपको ये पूरा सेशन तो किसमें टाइम रिक्वायर होता है तो वो नहीं बता पाया। एनीवे, सो दिस इज व्हाट। और मल्टीवेरिएट में मार दिया ये कैलकुलेशन दी हुई है, सॉरी यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी यूनिवेरिएट है +1 और -1 में स्क्यूनेस को बता के कटौसे जो है वो किताबी हिसाब से, वैसे तो ठीक है बुक के हिसाब से +7 और -7 की जो वैल्यू है, यस। और इसके अंदर फिलहाल साइटेशन मैं अभी नहीं दे पाया हूँ, शायद मेरे से मिस हो गई है, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं। बट दिस इज +1 और -1 का कॉन्सेप्ट। अब मार्दिया मल्टीवेरिएट, मार्दिया वाज अगेन 1970s में, देयर यूज्ड टू बी एन ऑथर, 70s में किताब उन्होंने लिखी थी मल्टीवेरिएट, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, लेकिन ये उनके हिसाब से ये क्राइटेरिया एस्टैब्लिश हुआ हुआ है जो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी का होना है। इसका कैलकुलेटर नेट के ऊपर आजकल अवेलेबल नहीं है, वरना इसको मैथमेटिकली हाथ से कैलकुलेट नहीं कर पाते। शुरू के कुछ पेपर में जब अवेलेबल था, कुछ लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में इसको कैलकुलेट करके दिखाया। बाद वाले पेपर्स में वो अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि वो वेबसाइट हट गई थी, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया हुआ, तो समहाउ आई डोंट नो, समहाउ गॉट डिलीटेड, तो जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। मुझे फॉर्मूला इसका एग्जैक्टली याद भी नहीं है और ना ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता है। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देन देयर इज अ कॉमन मेथड वेरिएंस और बायस। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है और ये आमतौर पे कंसर्न्स अबाउट कॉमन मेथड वायरस और वेरी ऑफन रेज ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस ऑफ स्टडी। कभी रिसर्च पेपर भिजवाएं तो रिसर्च पेपर में आमतौर पे ये होता है और लोग कहते हैं कि इसको ठीक कर ले। मैं इसको आसान तरीका जल्दी से बताऊंगा आपको। और वो ये है क्या, ये कॉमन वेरिएंस है क्या, ये एक्चुअली में मेजरमेंट एरर है। ठीक है, ये मेजरमेंट मेथड है, ये एक्चुअली आपके वेरिएबल के बारे में नहीं है, ये एरर, ये बायस, ये आपके मेजरमेंट का जो तरीका कार है, जो जो आपका होता है, ये उसके बायस की बताता, गलतियां बताता है, ये कहाँ गलती हो सकती है, ये हो जाती है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आप में मैं बोलूँ कि मैं फर्क करें क्लास के अंदर, ये तो मैंने ज़्यादा क्लास के अंदर खड़े होते हुए या कहीं रोस्ट्रम पे खड़े होकर मैंने एग्जाम्पल कोट की थी। वो ये था कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा फासला और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और जो मेरे सीधे हाथ पे, ये उल्टे हाथ पे दीवार है, वो कितना है, और आप में से चंद लोग इसको एस्टिमेट करें खुद ही बगैर मेजरमेंट के, तो कुछ लोग एस्टिमेट करेंगे। अब इसके अंदर मैंने जितना बताया कि लेट्स मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द वॉल आई एम फेसिंग, जो राइट साइड के ऊपर है,
ठीक है, तो आई नीड 3 पीपल टू गेस दैट डिस्टेंस। मैं क्लास में अगर किसी को बोलूंगा यार मुझे 3 लोगों का डिस्टेंस जो है मुझे कैलकुलेट करके बताओ, वो 3 लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो दूसरे ने क्या किया, 3 लोग जो है वो अपना अपना डिस्टेंस करेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे पर्पल कलर है, ये मेरा एग्जैक्ट डिस्टेंस है, मेजर जो मैंने मेजर होना चाहिए था। तो पहला वाला गेस जो बंदा लगाएगा, जो भी स्टूडेंट है वो एस्टिमेट लगाएगा, वो मेथड 1 है, उसका अपना कोई तरीका होगा गेस करने का। तो इसी तरह एस्टिमेट 2 दूसरा वाला स्टूडेंट जो ब्लू है, तो इसी तरह ग्रीन है। कहने का मतलब है वो कुछ ना कुछ गेस करेंगे, इसलिए वो सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं वो वेन डायग्राम के हिसाब से मैंने शो किया, बट स्टिल देयर इज अ वाइट स्पेस, एग्जैक्टली एक्यूरेट फिर भी नहीं होगा। तो ये है मेजरमेंट एरर। तो इसका मतलब 3 पीपल हैव देयर ओन मेथड्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन, एंड और वो इसको रिपोर्ट करेंगे। अब जब रिपोर्ट करेंगे तो ये मैंने हर एक का एग्जैक्ट जो उन्होंने दिया था, इसका मतलब है पहले वाले ने जो आंसर किया उसमें इतना वाइट एरिया है, दूसरे वाले ने आंसर किया था ये उसका वाइट एरिया पहले वाले से जरा ज्यादा है, लेकिन तीसरे वाले को देखें तो इन दोनों से और भी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्यूरेट कौन है या नहीं है, ये अभी बातचीत चल रही है, यानी हर कोई ये जवाब देगा। फाइन। असल क्या हुआ, असल हुआ ये कि जो भी जवाब दिया हर एक ने, उसमें जो गैप रह गया, यानी कितना गैप रह गया, यहाँ पर्पल कलर को देखिए और ये देखिए ब्लू कलर को और ये ग्रीन कलर को, ये गैप रह गया, ये आमतौर पे मेजर नहीं हो पाता है। तो इस मेजरमेंट को एक्चुअली कहते हैं कॉमन मेथड, जो हर एक से हो जाता है, कॉमन मेथड वेरिएंस और कॉमन मेथड है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, जो मैंने समझा उसको डायग्राम में मैंने कन्वर्ट किया, ये कहीं अभी किसी रिसर्च पेपर में कहीं नहीं है आई है। तो ये मैंने अपनी एक स्टूडेंट के समझ के लिए, सब लोगों के लिए, दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड एंड थॉट ऑन द आइडिया कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये है क्या, मेजरमेंट एरर क्यों है। तो हर एक में जो गैप आया, हर एक ने अपना अपना गैस किया और गैस करने के बाद देखें कितना हिस्सा व्हाइट एरिया को वो कर पाए। व्हाइट एरिया को देखें, ये उनका गैस है। तो हर एक का गैस जो है इक्वल भी है या मुख्तलिफ चेंज भी हो सकता है, लेकिन वो मेजरमेंट एरर फिर भी है। ओके, इस its method biases are problem because they are one of the main sources of measurement error. Measurement error threatens the validity. Measurement error को क्यों ये समझना जरूरी है कि वैलिडिटी को खराब कर। ओके, वैलिडिटी को खराब करने का क्या मतलब है? वैलिडिटी का मतलब है वो कन्वर्जन वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी खराब हो जाती है। जब वो खराब हो जाती है तो मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट हमारा मॉडल ही सही नहीं है। मेजरमेंट मॉडल कौन सा होता है? जो मैंने बताया आउटर मॉडल होता है। जब आउटर मॉडल ही सही नहीं है, इंग्रेडिएंट्स ही सही नहीं है, इंग्रेडिएंट्स को चेक करने की क्वालिटी क्राइटेरिया एक ये भी है, कॉमन मेथड वेरिएबल। जब इंग्रेडिएंट्स ही सही नहीं आए तो फिर जो भी रेसिपी बनाएंगे वो रेसिपी तो अच्छी नहीं निकलेगी। ठीक है ना, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी सीमेंट अच्छा नहीं है, ब्लॉक्स बगैर अच्छे सीमेंट के या नमक वाले पानी से बने हुए हैं, या वो सीमेंट अच्छा नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो दीवार की मजबूती है, वो इंग्रेडिएंट ही अच्छे नहीं है, उसके आइटम या कंपोनेंट ही अच्छे नहीं है, तो पूरी एक होल चीज कैसे अच्छी हो। फिर Bagozzi and Yee noted that one of the main sources of systematic measurement error is method variance. उन्होंने कहा कि ये ज्यादातर मेथड वेरिएंस है एंड दैट मे अराइज फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्स। उन्होंने लिखा हुआ है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे पॉट्जोकॉफ का पेपर दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मेथड बायस पे है, इसलिए मैंने कहा था कि आपके जो आपके पास जो पेपर्स होने चाहिए वो PLSSM पे वही होना चाहिए। लुक एट कॉमन मेथड बायस के ऊपर मेरे पास कितने मैंने पेपर करने किए हुए कि कहीं से पढ़ के मुझे अगर कोई कोट करना है। अब अगेन बात ये है ना कि एक ही टॉपिक पे अगर बात करूंगा तो वो पूरा का पूरा वो एक एक दिन गुजर जाता है। लेकिन वो अगेन वो फिर वही सर दानिश वाली और मेरी बात है कि हम कहाँ तक, अब आप कहाँ तक सुनेंगे, हम कहाँ तक बताएं, इस तरह समझ लें। तो देयर इज सो मच ऑफ इट, ऑफ एवरीथिंग नीड्स टू बी कवर्ड। ये सब चीजें ऑलरेडी है, ये आपके पास भी आ जाएंगी, वो तो डोंट गेट इम्प्रेस कि ये क्या किया हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई बीन कलेक्टिंग एंड पुटिंग के कभी जरूरत पड़ जाए, कहीं जरूरत पड़ेगी, ऐसी बात है। क्योंकि मैं रिसर्च का अपना काम में मैं इंटरेस्ट भी लेता हूँ, तो इसलिए मुझे ये रखनी पड़ जाती है। तो दिस इज इट, ये कॉमन। अब इसकी बात करते हैं कि जी इसको कम कैसे करते हैं। अब यहाँ से बात चलें कि सर वो मेरा कॉमन मेथड वेरिएंस आ गया, अब इसको मैं कैसे दूर करूं, या मेरा आए ही ना, मुझे ये तरीका बता दें। तो इसके 3 प्रोसीजर रेमेडीज हैं। एक रेमेडी है बिफोर डेटा कलेक्शन, यानी आपने अभी डेटा इकट्ठा नहीं किया, क्वेश्चनियर भी नहीं बनाया, और तब उसका सद्देबाप कर लें। ओके, एक है कि जब डेटा आ जाए तब उसका काम कर लें, आप कर सकते हैं। ओके, और एक जो है हाई लेवल स्टैटिस्टिक रेमेडी या स्टैटिस्टिक के तौर पे उसको सॉल्व करें। ओके, तो तीनों में से कौन सा मेथड है? मैं आमतौर पे स्टूडेंट को बोलता हूँ
कि जब वो मेरे साथ अगर शुरू में काम भी कर रहे होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार बिफोर डेटा कलेक्शन वाली चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, जो कि सबसे आसान तरीका है, लेकिन ऑफ कोर्स सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन है। तो वो सोफिस्टिकेटेड नहीं भी है तो क्या हुआ, लेकिन सबसे आसान तरीका है, इसको हम कर सकते हैं और इसको कर लेते हैं। तो मैं ये तीनों तरीका में से आपको बताता हूँ, ज़्यादा पॉपुलर कौन से हैं वो हम फॉलो करेंगे, लेकिन सारे तीनों प्रोसीजरल रेमेडीज को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। अब ये देखिए, बिफोर डेटा कलेक्शन में भी 4 हैं, ठीक है? और ये देखिए बड़ी मज़ेदार है, इसको समझना ज़रूरी है। ये आपको ये समझिए कि मैंने मल्टीपल रिसर्च पेपर से इनको मैंने कॉपी करके और एक जगह पे उतार दिया आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े और आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिले। और ये आम तौर पे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? उसमें बिफोर डेटा कलेक्शन रेमेडी में क्या है? फिज़िकल सेपरेशन करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ठीक है? फिज़िकल सेपरेशन का क्या मतलब है? टाइमिंग ऑफ आईवी एंड डीवी। अच्छा, मजेदार तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। क्या मतलब कि आईवी के बारे में पहले आप किसी एक दिन पूछ लें अब रिस्पोंडेंट से, ठीक है? अब ये उस जगह पे होता है जहाँ पे एक जगह पे डेटा कटा, वरना हर एक के पास तो नहीं जाएंगे, ठीक है? और फिर किसी और दिन जाकर अपने डीवी के बारे में डेटा लेकर आ जाए उन्हीं उन्हीं रिस्पोंडेंट से, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन है पॉसिबल। मिसाल के तौर पे कैंपस में है, मिसाल के तौर पे किसी एक क्लास में है, और एक क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो क्लास के शुरू के अंदर पूछ लें, और जब क्लास खत्म होने वाली है तो उससे पहले तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इतना सा टाइम भी उनके जहनी जो है वो सोच को थोड़ा सा चेंज कर देगा उस टाइमिंग के हिसाब से, उस कॉन्टेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आपको एक बात पता चलेगी। देन देयर इज अ साइकोलॉजिकल सेपरेशन। साइकोलॉजिकल सेपरेशन में ये भी बहुत मजेदार है, ठीक है? और उसमें क्या है कि पुटिंग क्वेश्चंस इन बिटवीन आईवी एंड डीवी सच एज एसडीएस। एसडीएस है सोशल, एक स्केल है, यानी कोई भी एक अनरिलेटेड स्केल जो कि रिस्पोंडेंट की इंटरेस्ट को, लेट से 5 सवाल हों जो उनकी पर्सनालिटी को जज करें, ठीक है? वो आप आईवी और डीवी के दरमियान वाले हिस्से में वो सवाल डाल दें, तो वो बिल्कुल अगर वो पढ़ता हुआ आ रहा है और पढ़ते हुए आने के बाद वो 5 सवालों का जवाब देगा, तो उसका ज़हन की सोच थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी, फिर वो डीवी का जवाब देगा, फाइन। बेशक वो जो 5 पर्सनैलिटी के सवाल आपने रखे हैं, उनको आप अपने एनालिसिस में शामिल ना करें, लेकिन उसको रिज़ल्ट में लिख सकते हैं कि मैंने सीएमवी या सीएमबी को, दोनों को एनालाइज़ मैंने साइकोलॉजिकल सेपरेशन के ज़रिए मैंने इस तरह से किया। ये भी चंद चंद रिसर्चेज़ में इस तरह फॉलो हुआ है और अच्छा हुआ है। इसमें क्वेश्चनेयर भी शायद मेरे पास कहीं रखा हुआ था कि कौन-सा एसडीएस का है, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देन देयर इज़ अ मेजरमेंट स्केल मैनिपुलेशन, ठीक है? मेजरमेंट स्केल मैनिपुलेशन क्या मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्केल जो लिकर्ट स्केल है, वो रख लें, और डिपेंडेंट वेरिएबल का स्केल जो है वो डाइकोटोमस रख लें, या कोई और कर लें। ये कई मर्तबा आपको रिसर्च पेपर में मिलेगा कि यार इन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल येस नो से कर लिया और बाकी सारे जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कर दिया। ये क्या किया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है लेकर्ट स्केल से कर दिया। तो ये वो समझते हैं कि शायद इधर उन्होंने काम नहीं किया या कुछ नहीं किया। नो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो सीएमबी को का कोई एरर आया होगा, ऑथर्स ने बोला होगा, या सॉरी एडिटर्स ऑफ द जर्नल ने बोला होगा, और जर्नल के एडिटर ने जब बोला होगा तो उन ऑथर्स ने अपने करेक्शन के लिए इस वाले मेथड को फॉलो करते हुए, आसान तरीका है कि उन्होंने ये काम कर लिया। हालांकि ये वो आफ्टर द डेटा को अप्लाई किया उन्होंने, मतलब उन्होंने फिर दोबारा डेटा लिया होगा डीवी के ऊपर, और हालांकि वो भी सही नहीं है, मैं भी उसको नहीं मानता, लेकिन बहरहाल वो समथिंग लाइक दैट। शायद मेरा ख्याल है, ये हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो कि वो ऐसा हुआ होगा, एडिटर्स ने बोला होगा, लेकिन बहरहाल ये एक और तरीका है कि आप स्केल डिफरेंट ले सकते हैं बिफोर डेटा। अच्छा, एक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैं स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कि यार इतने अगर बहुत काम करना ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट में ज़रा इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। तो और खासतौर पे रिसर्चर्स को तो लोग अप्रिशिएट भी नहीं ज़्यादा करते। तो इसलिए उसके हिसाब से मैं चौथा वाला जो ग्रुपिंग आइटम्स है, वो कर देता हूँ। और ये ग्रुपिंग आइटम क्या है? बहुत आसान है कि आपका जो मेन वेरिएबल है, मेन वेरिएबल के कितने आइटम्स हैं, मेन वेरिएबल का नाम लिखें और उसके नीचे वो आइटम्स लिख दें, ठीक है? इसी तरह पे दूसरा वेरिएबल का नाम लिखें क्वेश्चनर में और उसके आइटम लिख दें। तो उससे क्या होता है, जो रीडर जो है ना, जब आपका वेरिएबल पढ़ता है ना, तो वो फिर वो वेरिएबल का नाम पढ़ के उसके आइटम को देख के उसकी तवज्जो जो है वो फिर उसकी तरफ फोकस हो जाती है। फिर अगला वाला जो वेरिएबल का नाम पढ़ता है, फिर उसके आइटम में तो फिर तवज्जो फोकस हो जाती है, तो ज़्यादा वो फोकसली काम करता है और वो आपको मेजरमेंट एरर उससे कम आने का अंदेशा होता है।
So that is grouping items in your questionnaire for consistent and focused responses. Give respondents a header, उसको मैं header कह रहा हूँ, वो जो आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं कॉन्टेक्ट में, जो आमतौर पे आप बगैर जाने बूझे भी, मतलब बगैर नॉलेज के होते हुए तब भी आप उसका नाम दे देते हैं, जो कि एक ऑटोमेटिकली आपका CMV और CMB का ऑटोमेटिकली ख्याल रख लेता है, ये वाला काम। ओके, आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब डेटा जब कलेक्ट हो जाए तब क्या करेंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। पेपर यहाँ पे ये यास्मीन और रमैया का पेपर लाइक जो फिलहाल जिस वक्त मैं ये काम कर रहा था 2016 में, तो उस वक्त मलेशियन जो है वो रमैया का पेपर था। रमैया इज अ गुड ऑथर, काफी फेमस भी है। और मेरी तबाक से मुलाकात नहीं हुई उससे, एनीवे मिन मलेशिया। सो हार्मन वन फैक्टर टेस्ट, आप हार्मन फैक्टर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्मन फैक्टर में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और जर्नल्स में हार्मन फैक्टर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यूनिवर्सिटी में थीसिस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल मैंने ये देखा है, ये 2016 की बात कर रहा हूँ, आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे पेपर्स में हार्मन फैक्टर, सिंगल हार्मन फैक्टर या हार्मन वन फैक्टर टेस्ट, सिंगल फैक्टर टेस्ट, इस तरह के नाम से हार्मन फैक्टर को भी काफ़ी उन्होंने किया हुआ है। और फिर इसको करने का तरीका जो है वो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक तो कोड भी किया हुआ है पॉडजोकॉफ और ऑर्गन का, और बेबन और गाइड एंड किटोकी को जो है मैंने ये सारा कोड किया हुआ है, सब ये रेफरेंसेस हैं। और प्लस मैंने फैक्टर एनालिसिस SPSS में हार्मन वन फैक्टर कैसे करेंगे, ये मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। फिलहाल हम उधर नहीं करके दिखा रहे, मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि इंस्ट्रक्शन तक लिखी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेबल तक मैंने इवन जो आउटपुट आएगा उसमें से कौन से कॉलम में कौन से टेबल से क्या पढ़ना है, ठीक है, और उसकी क्या वैल्यू देखनी है, उसको रिपोर्ट करना है आपने। और रिपोर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इन दोनों में से ऑथर्स को भी कोड कर सकते हैं कि लेस देन 50% वेरियस प्रोपोर्शन है या लेस देन 40% है, जहाँ कहीं भी आ रहा हो आप उसे कोड कर सकते हैं, या दोनों को चाहें तो आप कोड कर सकते हैं। दिस इज वन क्राइटेरिया फॉर यू। अगेन वो वही बात है कि कितना बताना, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, तो इस वजह से। और फिर हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स है, हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स में पार्शियल कोरिलेशन मेथड है, अनमेजर्ड मार्कर वेरिएबल है, फिर मेजर्ड मार्कर वेरिएबल है, फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स है, फिर मेजर्ड लेटेंट मार्कर वेरिएबल है। अब ये सब बताना ज़रूरी है, अच्छा भी ये लगता है, सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टैटिस्टिकल मेथड आजकल अब ज़्यादा वो फॉलो भी नहीं करते लोग, और पेपर में मांगते भी नहीं है, और थीसिस में भी ज़्यादा नहीं मांगते, वरना काम बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए अब अनटिल अनलेस काम ज़्यादा हो, टाइम ज़्यादा हो, स्टूडेंट के पास भी टाइम हो, और पहले से अगर ये बातें बता दी जाएँ सेमेस्टर के शुरू में या किसी और कोर्स में बता दी जाए, और फिर जब वो थीसिस करने के लिए आए अपना 2 सेमेस्टर के लिए उनको, तो फिर एटलीस्ट फिर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाए और उनको गाइडलाइन में बताया जाए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट समथिंग मैं अपने काम में कभी करूंगा, इसको बिल्कुल करूंगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट एवरीथिंग, मैं फ्यूचर में जाके इसको मजीद अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे इन बातों का पता है, तो लिहाजा मैं पहले से ख्याल रखूंगा। इन चीज़ों को कैसे करते हैं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में इसको यहाँ पे ये 3 हाईलाइट किए हैं, 4 में से 3 ज़्यादातर जो हैं वो प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से हो सकते हैं। और हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स में मैंने ये मेथड किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कॉर्नर्स, प्लीज डोंट माइंड दैट, क्योंकि ये अब उसको कैसे करेंगे मैंने एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन की है। और अगेन ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट CMB की कैलकुलेट करने की जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आता है क्योंकि ये गाइडलाइन दी हुई है, और इसको फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वर्कशॉप सेमिनार वाला कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा वर्कशॉप सेमिनार में तो कोई बहुत डिटेल में, क्योंकि वो ये आमतौर पे 2 दिन की प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो इस वजह से को ये इस तरह कैलकुलेट हुआ है, सारी एक एक चीज़ मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपके लिए, और मैं जस्ट फॉर द वीडियो सेक मैं स्लाइड को आगे लेके जा रहा हूँ। और व्हेन वी डू नॉट हैव द मार्कर वेरिएबल जब नहीं बनाया वो आपने डेटा में, तो फिर मार्कर वेरिएबल कैसे बनाएंगे, उसको कैसे लेके जाएंगे, फैक्टर एनालिसिस करके क्या लेके जाएंगे, फैक्टर एनालिसिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक। तो ये सब चीज़ें मैंने एक एक इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, पर अगेन ये खुद एक इटसेल्फ इतनी बड़ी CMB की दुनिया है, मैं अभी सिर्फ आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको हाईलाइट कर सकता हूँ, लेकिन आपको परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। So unmeasured latent measured marker variable, LMV का मतलब मार्कर वेरिएबल, अगर उसको करें तो फिर कैसे करेंगे, तो सारी एक एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, और वो सब चीजें आपके लिए, अगर आपको गौर से सिर्फ इसी इतने से को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसको रिपोर्ट कैसे करना है, फिर रिपोर्टिंग का तरीका भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है।
और वो उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, और आर स्क्वायर का चेंज देखते हैं असल में वेरिएबल को डिलीट करके और वेरिएबल को ऐड करके। ठीक है, तो वो चेंज देखने के बाद पता चलता है कि वो चेंज जो है वो लेस देन 10% आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे आई टेक ब्रेक फॉर अ वाइल, मे बी 1 मिनट, मुझे 30 सेकेंड्स का ब्रेक दे दीजिए, तो उसके बाद फिर रुक देता हूँ। अच्छा।